हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से ही है। और आज हम बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बता रखा है कि जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है इसके अंदर मैनिया और डिप्रेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होती है बाइपोलर 1 में। और कभी कभार इसमें नॉर्मल मूड भी बीच बीच में आके इंटरप्ट करने लगता है। यानी कि मेनिया और डिप्रेशन है, लेकिन साथ में बीच बीच में नॉर्मल मूड स्विंग्स भी आ रहे हैं, या इंसान का मूड नॉर्मल भी हो रहा है बीच बीच में। ठीक है। और मेनिक एपिसोड्स जो हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर देखे जाते हैं उन लोगों में, क्योंकि वो डिप्रेशन के साथ साथ में आ रहे हैं, डिप्रेशन भी उसके साथ में ऑल्टरनेटिवली हो रहा है, इसलिए। ठीक है। और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स को पहले बोला जाता था मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, क्योंकि इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों आ जाते हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स या टाइप्स समझ लो बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर जो कवर होते हैं: बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये तीनों इसके टाइप्स पता होने चाहिए, इनके नाम अलग से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बता रखा है कि कोई भी जो सुसाइड है वो ऑब्वियसली कुछ दुर्घटना ही मानी जाती है। सुसाइड अच्छा नहीं होता कोई भी करे तो, और कहीं हुआ और हमने देख लिया तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वो बाद में हमें पता है फिर क्या होता है हमें। तो सुसाइड जो है वो किसी की भी लाइफ में कभी भी हो सकता है, कोई भी कभी भी किसी को भी आ सकते हैं ऐसे ख्यालात कि अब वो मर जाए या वो कुछ करने लायक नहीं बचा, तो उसे नहीं रहना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सुसाइड किस चीज़ का रिज़ल्ट है, या सुसाइड के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? तो सुसाइड जो है ये हमारा बायोलॉजिकल, जेनेटिक, मतलब हमारा बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जैसी हमारी बॉडी है वो जो जीन से ट्रांसफ़र होकर आया हमारे अंदर हेरिडिटी के थ्रू, वो साइकोलॉजिकल, हमारा दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, सोशोलॉजिकल, हम कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, कहाँ कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, कल्चरल, हमारा कल्चर क्या सिखाता है, हम उसमें क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, क्या बिलीव करते हैं, क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं करते, हमारा रिलीजन क्या है, या कौन से ट्रेडिशन कस्टम्स हैं जिनको हम वैल्यू करते हैं। और जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया का एटमॉस्फेयर या वैसा जो वातावरण है वो कैसा है। तो इन सब फैक्टर्स का जब आपस में इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से सुसाइड रिज़ल्ट हो सकता है। नहीं, बल्कि जब कॉम्प्लेक्स इंटरफेस हो जाए, जब इन फैक्टर्स के बीच में ही अड़ंगा डलने लगे, या ये फैक्टर्स जब आपस में मिले और वो इंसान के हिसाब से फैक्टर्स ना चल रहे हो, तब सुसाइड में रिज़ल्ट करता है वो। लिखा है ना कि सुसाइड इज़ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस। जब इन फैक्टर्स के बीच में आपस में प्रॉब्लम आने लगी, या ये इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या कुछ और ही चल रहा हो इन फैक्टर्स के बीच आपस में, या जैसा वो चाह रहा हो वैसा ना हो रहा हो, एज सिंपल, जो कि हमेशा होता है, तो सुसाइड का कारण हो सकता है आगे। सुसाइड आगे इसका मतलब सुसाइड का ये सब चीज़ें कारण हो सकती है, और सुसाइड इन सब चीज़ों की वजह से रिज़ल्ट कर सकता है। ठीक है। या इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ भी आसान या ढंग से सीधा साधा नहीं चल रहा, मुश्किलें आ रही हैं बहुत, ऐसे समझ लो ये आसान है। ठीक है। कुछ रिस्क फैक्टर्स जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ जिन्हें तुम रिलेट कर सकते हो, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, या जो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे, सब्सटेंस अब्यूज़ वाले वो वाले। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स ऐसे वाले में एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, ऐसा कुछ फेस करना पड़ गया, वो चीज़ आ सकती है। वायलेंस एक्सपीरियंस करनी पड़ गई, वो चीज़ आ सकती है। या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, हरासमेंट हुआ है कुछ, ये आ सकता है, मॉलेस्टेशन एंड ऑल। या हमने कुछ खो दिया है अपना बहुत कीमती, वो आ सकता है। मे बी कोई पर्सन है या कोई चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। या हमारे लिए कुछ था इंसानों से बढ़कर, वो नहीं है अब हमारे पास। ठीक है। और आइसोलेशन, अकेलापन तो सबसे बड़ा कारण है सुसाइड का। आइसोलेशन लाइफ के किसी भी स्टेज में जो आ रहा है वो भी सुसाइड का कारण बन सकता है, कि ये भी सुसाइड में रिस्क फैक्टर की तरह अपना रोल प्ले करता है। बाकी जो पहले सुसाइडल अटेम्प्ट थे
उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा ज़ोर डालने वाला यही देखा जाता था, जिसे हम लैक ऑफ सोशल सपोर्ट भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तभी इंसान अकेला है, लोनली है या आइसोलेटेड है। ठीक है, तो सुसाइड का कारण बन सकता है ये भी एक उसके लिए, या वो इसके बाद ऐसा उसके दिमाग में आ सकता है कि कोई नहीं है उसके आसपास ज़रूरत के टाइम, तो वो क्यों है, मतलब क्यों रहेगा, वो फिर ख़त्म होना चाहिए उसे, वो अकेले नहीं झेल पा रहा, उसकी कैपेसिटी के बाहर हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। प्लस इसके अंदर जो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर हो सकता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है ना किसी भी चीज़ को, वो यही है कि उसने पहले भी कोई सुसाइडल अटैम्प्ट कर रखा है, पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश करी है और उसके दिमाग में फिर से ये चीज़ आ रही है सुसाइड करने की, ये चीज़ हो सकती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। और मेरे हिसाब से लैक ऑफ सोशल सपोर्ट भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला फैक्टर है, क्योंकि उसी की वजह से ही आइसोलेशन आती है। जब बंदा अकेला होगा, उसके आसपास कोई नहीं होगा उसे इमोशनली सपोर्ट करने वाला, तो उसे ज़्यादातर ऐसे गलत या बुरे ख्याल विचार ही आएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, वैसे बुक के हिसाब से प्रीवियस सुसाइडल अटैम्प्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ सुसाइड्स। ठीक है, और जो सुसाइडल बिहेवियर होता है उससे क्या क्या पता लगता है, क्या क्या उससे हम आगे डिटर्मिन कर सकते हैं, इंडिकेट क्या क्या करता है वो, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में उस इंसान को ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी आ रही है, फिर चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसे ना फेस कर पा रहा है ना सॉल्व कर पा रहा है, उसे कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं है उसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट उसे करना नहीं आता, तभी उसके दिमाग में इतने उल्टे और गलत विचार आ रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता होता तो वो सबसे पहले अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदल चुका होता कब का, या कुछ अच्छा सोचने लग गया होता, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के कम से कम भी तो बहुत सारे 10-15 सोल्यूशन या ऑप्शंस निकाल चुका होता वो, इफ़ उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट आता होता तो। बट नहीं आता यहाँ पे, तब भी वो सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे इन द सेंस उसके दिमाग में ख्याल ही यही आया है सबसे पहले। और इमोशनल एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली बात है, जब उसे ये दिखाना आता होता कि वो कब क्या फ़ील कर रहा है या कौन सी चीज़ उसे कब कैसे लग रही है, क्या उसे बुरा लग रहा है, क्या उसे अच्छा लग रहा है, क्या उसे पसंद नहीं आया, जब उसे अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं सामने वाले के सामने व्यक्त करनी, एक्सप्रेस करनी आती होती, तो ये नहीं होता। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स मतलब जो सुसाइड करने वाले विचार होते हैं, उनकी वजह से ही इंसान सुसाइडल एक्शन लेता है। ये चेन चलती है एक तरह से, मरने का विचार आएगा तो मरने वाले काम करे जाएंगे, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, सुसाइड के विचार आए, ऐसे थॉट्स आए दिमाग में कि मरना है, अब कुछ करना नहीं, अब तो बस मरना है, ख़त्म हो जाए, सही है, बेस्ट है, वही एक तरीका प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। उसके बाद यही लगता है इंसान को। लिखा है ना, सुसाइडल थॉट्स लीड टू सुसाइडल एक्शंस, उसकी वजह से वही मरने वाले काम करना, वही सारी चीज़ें, खुद को सेल्फ हार्म करना या कहीं से कूदने की कोशिश, एंड वट एवर जो भी लोग करते हैं सुसाइड के टाइम। तो बाद में उन थॉट्स के ऊपर जो सुसाइड के विचार हैं, जो मन में धारणाएं बन रही हैं कि कैसे कैसे मर सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम मर जाएं, पॉइजन ले लें या कुछ भी कर लें, वट एवर, उन सब थॉट्स पे काम करना, उन पे एक्ट करना शुरू कर देना, यही एक इंसान को आखिरी रास्ता लगता है अपने प्रॉब्लम से, अपनी डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने का। और यही विचार इस हद तक पहुंच चुके होते हैं उसके दिमाग में, इतना ज़्यादा हाइटेंड हो चुके होते हैं कि जब भी कोई छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कोई इमोशनल प्रॉब्लम आई उसके पास, या उसके फीलिंग्स में कुछ दिक्कत आई, उसे किसी ने हर्ट करा या कुछ भी हुआ, उसे ऐसा फेस करना पड़ गया, कुछ कोई डिस्ट्रेस आया ना छोटा मोटा उसकी लाइफ में, तो भी उसके दिमाग में यही विचार सबसे ऊपर टॉप पे हाइटेंड चल रहे होते हैं। कौन से विचार? मरने वाले या मरने के ख्यालात। ठीक है, रामिफिकेशंस क्या हो सकते हैं सुसाइड के, आफ्टर इफ़ेक्ट्स या इसके रिपरकशंस क्या क्या, मतलब इसकी वजह से इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारा सोशल सर्कल है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैसे लोगों के साथ हम मिलते जुलते थे और कहाँ रहते थे, जिस एरिया में, उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो हमारी कम्युनिटीज़ थी, वही हमारा नेबरहुड ले लो या हमारा लोकेलिटी, वटेवर, वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाएगा एक तरह से, क्योंकि लोग जो देखेंगे वही वो फिर सीखेंगे, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका भी उन्हें वही लगेगा। और बेसिकली बहुत लोग इसकी वजह से सदमे में भी चले जाते हैं अगर वो देख लेते हैं ऐसे किसी को खुद को मारते हुए या मरते हुए, उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
तो यही लिखा है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट आएगा इसका, एकदम डिस्ट्रक्शन करने वाला, अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके मर रहा है वो वाली चीज़ हो जाएगी, एकदम खात्मा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग टाइप इफ़ेक्ट आएगा इसका, जो कि लोगों के दिमाग पे बहुत लंबे टाइम तक अपना इफ़ेक्ट छोड़ के चला जाएगा, या उसका असर बहुत लंबे टाइम तक पड़ेगा लोगों के दिमाग पर, ऐसा छाप छूट जाएगा उस चीज़ का कि हाँ कोई मरा था या किसी ने सुसाइड करा था उनके एरिया में, या उनको ये सब देखना पड़ा, उनको ये सब फेस करना पड़ गया, तो उनके लिए भी तो एक स्ट्रेस ही है ये, ठीक है। तो यही लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहेगा इसका। स्टिग्मा जो कि सुसाइड को सराउंड करता है, यानी कि जो धारणा बनी हुई है या जो ऐसे लेके विचार हैं लोगों के सुसाइड को लेकर, जो लोगों के विचार हैं सुसाइड को लेकर, जो मान्यता है लोगों के बिलीव्स हैं, वो कंटिन्यू होते जा रहे हैं अभी भी, भले ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा रीसेंट लेटेस्ट एडवांसेस हुए हैं, इस फील्ड के अंदर रिसर्च इस हद तक हुई है, लेकिन तब भी, और इसी की वजह से कुछ लोग जो कि थोड़ा सही रहने वाले भी हैं अपने दिमाग से, या मान लो जो सुसाइड अटेम्प्ट कर भी रहे हैं ना, उनको भी हेल्प नहीं मिल पा रही कि वो बच सकें, सुसाइड अटेम्प्ट करने से उन्हें कोई रोक सके, या उनका ये बिहेवियर खुद को हार्म पहुँचाने वाला कंट्रोल कर सके कोई, क्योंकि उनके पास वो टाइमली हेल्प नहीं पहुंच पा रही, उनके पास मतलब इस हद तक बाकियों की रीच नहीं हो पा रही, बाकी लोग उनको ऐसे रोक नहीं पा रहे इसी वजह से कि हाँ वो खुद को ना मारे, और अभी लाइफ है बहुत बड़ी है, लाइफ में दिक्कतें आती रहती हैं, तो उसका हर एक चीज़ का रेजोल्यूशन ही कि हम खुद ही मर जाएं, लाइक ये वाली चीज़ नहीं हो पा रही। लिखा है ना कि ड्यू टू दिस मैनी पीपल हु आर कंटेम्पलेटिंग और इवन अटेम्प्टिंग सुसाइड डू नॉट सीक हेल्प, थस प्रिवेंटिंग टाइमली हेल्प फ्रॉम रीचिंग दैम। ठीक है, मतलब हम खुद उनके पास जाके उन्हें रोकें टाइम पे, उनके मरने से पहले उन्हें बचा लें, ऐसा कोई सीन नहीं हो पा रहा। इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन को ऐसे लोगों को पहचानो जो लोग खुद को ऐसे समझते हैं और जिनको आखिरी सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सिर्फ मरना या खुद को मारना दिखता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें ये लगता है कि उनकी प्रॉब्लम तो ख़त्म है, वो इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं ना तो उनके आसपास वाले लोगों पर इससे भी बहुत बुरा हद तक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन को इम्प्रूव करो, इतनी अवेयरनेस बढ़ाओ कि पता लग सके हाँ कौन ऐसा है जिसके दिमाग में ये ख्यालात चल रहे हैं कि उसे सुसाइड करना है, या यही एक बेस्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। और देखो, पहचानो, मैनेजमेंट करो मैनेज करो लोगों के ऐसे बिहेवियर को, जिससे कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर यहाँ पर कि हमें प्रिवेंट करना है, सुसाइड को होने से रोकना है या बचाना है ऐसे लोगों की लाइफ को। तभी हमें आइडेंटिफाई करना है वल्नरेबिलिटी को, एट रिस्क वाले लोगों पर, जो मतलब एकदम डेंजर जोन में है, बिल्कुल मरने की तादाद पर आ रहे हैं या मरना चाह रहे हैं, उनका है ऐसा, ऐसे लोगों को बचाना है। ऐसे सर्कमस्टांसेस को, उनकी सिचुएशंस को समझना है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर करने पे उतर आए हैं, खुद को मारने के ऊपर एकदम ऐसे मजबूर से हो गए हैं, और अकॉर्डिंगली इंटरवेंशंस प्लान करने हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए भी, और उनको खुद भी वो बच जाए उसके लिए भी, एंड उनकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए इसके लिए भी। तो सुसाइड्स प्रिवेंटेबल है, इनको रोका जा सकता है, मैंने लिखा है ऊपर प्रिवेंटेबल मिसफॉर्च्यून। ठीक है, प्रिवेंटेबल है, इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और नीड, ज़रूरत यही है कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लानी पड़ेगी, जहाँ पर गवर्नमेंट, ये जो हमारा जर्नलिस्ट सेक्टर है सबसे ज़्यादा पावरफुल, सोशल मीडिया एंड नॉर्मल मीडिया न्यूज़ के थ्रू भी, एंड सिविल सोसाइटी, जो थोड़ी सी समझदार सोसाइटी बची है ना, वो वाली जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, इन सब को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा एज स्टेक होल्डर्स, मतलब मेन जो रोल मॉडल्स टाइप होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो कुछ मेजर्स हैं जो कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करे हैं या सजेस्ट करे हैं, जिनसे हम सुसाइड को होने से रोक सकते हैं या बचा सकते हैं कि सुसाइड ना करें लोग, उसे प्रिवेंट करने के कुछ तरीके, जिसके अंदर आ जाते हैं लिमिटिंग एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड। इसका मतलब ये है कि उन चीज़ों को लोगों से दूर करो जिनसे वो खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं, खुद को मार सकते हैं।
लाइक नाइफ है, तुम्हें पता है इस इंसान के दिमाग में सबसे पहला विचार यही आएगा कि ये खुद को मारे या खुद मौत के मुंह उतर जाए या सुसाइड कर ले, ऐसा विचार कुछ आएगा। तो वहाँ से लाइक डिटर्जेंट, पेट्रोल एंड माचिस, नाइफ, ये चीज़ें तुम हटा दो कि उससे ना वो चीज़ें दिखें, ना उसके मन में वैसे विचार आए, ना वो उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर सके। ठीक है, लाइक डिटर्जेंट इन द सेंस फिनाइल वगैरह एंड ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड, यानी कि जिन जिन चीज़ों से वो सुसाइड कर सकता है उसकी उन चीज़ों तक पहुँच जो है ना उसे कम कर दो। उन चीज़ों तक ना पहुँच पाएगा, ना उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर पाएगा अपने ऊपर। ठीक है, सुसाइड को रिपोर्ट करो थोड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से मीडिया के अंदर, जिससे कि लोगों में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैले। ठीक है, बुद्धि आए थोड़ी उनके अंदर। और अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज़ लेकर आओ, यही कि ये सब बंद हो जाना चाहिए, ड्रग्स एंड ऑल, सिगरेट, अल्कोहल, ये सारा तुम्हारा जो तंबाकू एंड ऑल, मतलब हर तरह का जो गलत ड्रग है वो बंद हो जाना चाहिए। और इनके ऊपर मतलब पॉलिसीज़ आनी चाहिए ऐसी कि इनको प्रोहिबिट कर दिया जाए और आगे से इनको यूज़ भी ना करे, जो कि कभी होता नहीं है वैसे, बट होना चाहिए, ऐसा लिखा है यहाँ। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, पहले जाकर पहचानो ऐसे लोगों को जो दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, या जिनको देखकर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं अपनी लाइफ के साथ, या ख़ुद को मारने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने साथ ही गलत। फिर उनका ट्रीटमेंट करो, उनको ढंग से सही करने की कोशिश करो, उनके दिमाग को। सबसे पहले तो सोच बदलेगी तो फिर वैसे एक्शंस लेना वो बंद करेंगे, और तभी उनको आगे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नज़र आएंगे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, इंस्टेड ऑफ मरना। ठीक है, और चिंता करो थोड़ी भाई, थोड़ा सा प्यार करो उन लोगों को भी जो ऐसे मतलब इस चीज़ पे उतर आते हैं कि वो मर जाएं, या कुछ करना नहीं है उन्हें, बस अब मरना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की थोड़ी देखभाल करो, उन्हें भी थोड़ा प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, जिसके वो लायक हैं या जो वो डिज़र्व करते हैं। एट रिस्क लोग जो वल्नरेबल हैं, ऐसे खुद के साथ इतना गलत करने के लिए, उनके लिए ना थोड़ा कुछ करो अच्छा, उन्हें अकेला फील मत करवाओ, उन्हें सपोर्ट दो, उन्हें लव दो, थोड़ी केयर दो, जिससे उन्हें लगे हाँ मेरे पास भी कोई है, मेरे साथ भी कोई है मेरे मुश्किल समय में। मैंने बताया ना, आइसोलेशन सबसे गंदा रिस्क फैक्टर है इस चीज़ का। आधे लोग इसी वजह से मरते हैं कि हाँ मेरे साथ कोई था ही नहीं है, मेरे लिए कोई है ही नहीं है, मेरे पास ही कोई नहीं है मुसीबत के टाइम जब मुझे ज़रूरत है। तो समझ सकते हो तुम लोग, आगे समझदार कोई इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करो कि वो ढंग से इन लोगों को ट्रीट करना सीखें, और उन लोगों और मैनेज करें, सुसाइड को हैंडल करना सीखें। अब हेल्थ वर्कर्स क्या होते हैं ना तुम्हारे, मतलब इन स्ट्रिक्ट इन द सेंस नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ ये बिल्कुल वैसे भी नहीं होते कि उनको उनके हिसाब से समझ पाएँ या ट्रीट करें। ये लोग जब ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब ऐसे लोगों को प्यार नहीं देंगे, उन्हें ढंग से नहीं समझाएंगे, तो वो कैसे समझेंगे। थोड़ा उनके हिसाब से, उनके तरीके से उनको ढंग से प्यार से समझाओ, उनके दिमाग में डालो कि ठीक है कुछ भी हो, मरने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं आने देना तुम्हें, या तुम हर चीज़ के सॉल्यूशन को एक मतलब यही नहीं मान सकते कि हम खुद ही मर जाएं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म, क्योंकि हम भी ख़त्म नहीं। खुद तो बच के रहो और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो, उनको कन्फ्रंट करना, उनको ढंग से हिम्मत के साथ, स्ट्रांगनेस वाली एटीट्यूड के साथ और थोड़े अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फेस करना सीखो। ठीक है, उन लोगों की केयर करना जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करने पे उतर आते हैं, और उनको कम्युनिटी सपोर्ट देना, थोड़ा ग्रुप में जाके उनको सपोर्ट देना, उन्हें बताना कि हाँ उनके लिए भी लोग हैं केयर करने के लिए, उनके साथ भी लोग खड़े हैं उनके मुश्किल समय में यार, उनका भी ग्रुप है अपना। ज़रूरी नहीं है ना कि वो कुछ भी हो तो एकदम उनके दिमाग में मरने का ख्याल आए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना, ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करना, पहचानना जो कि डिस्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड या बहुत ज़्यादा मतलब नोटिसेबल चेंज आ रहा है उसके अडोलेसेंट के परफॉर्मेंस में,
या जैसा वो पहले करता था वो वैसा अब नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तुम्हें दिख रहा है, उसकी अटेंडेंस में, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, तो उसको सीरियसली लेना शुरू करो। जैसे कि अगर वो अपने रोज़ के काम में इतना कॉमन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, उसको जैसे पहले करता था रोज़ के काम को वैसे नहीं कर रहा है, इतने मज़े लेकर वो ना खेल रहा है, ना पढ़ रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना अपनी फेवरेट डिश खा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बहुत घमासान सा कुछ चल रहा है, या आगे वो कुछ खुराफाती करने वाला है। उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं, पढ़ने में उसे दिक्कत आ रही है, उसका एफ़र्ट, वो अपनी कोशिश नहीं कर रहा उतनी, भाई वो ट्राई ही नहीं कर रहा, अचीव करने की बात तो दूर, वो ट्राई ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी उसे करनी चाहिए, जितनी पहले वो कभी करता था। क्लासरूम में वो मिसबिहेवियर दिखा रहा है, एकदम एज इनअप्रोप्रिएट भी कह सकते हो, और जैसे सिचुएशन में उसे जब एक्ट करना चाहिए वैसा भी नहीं कर रहा वो, और बार बार वो एब्सेंट हो रहा है। मेन बात वो, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या होता है, ये डिप्रेशन में भी देखा था हमने, इसमें भी यही है, जब हम दुखी होते हैं तो हम नहीं जाते लोगों के बीच, ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं अपने दुख में। मतलब ठीक है, सबको शेयर करना अच्छा नहीं लगता, सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम बाहर ज़्यादा इंटरेक्ट सोशली करना नहीं चाहते। फैमिली में भी है कभी कुछ तो हाँ ठीक है, हम अपना अलग कमरे में बंद करके बैठे हैं, खुद को नहीं करनी, हमें किसी से बात माननी है, तो ऐसे ही स्कूल जाना बंद कर देना, एकदम से बहुत ज़्यादा एब्सेंट होने लग जाना, या क्लासेस मिस करना, या सिंपली बंक मारना, अकेले रहना पसंद करना, एकदम अलग सबसे सेग्रीगेट कर लेना, खुद को सेपरेट कर लेना सोशल लाइफ से। रिपीटेड एब्सेंस, वही बार बार एब्सेंट होना क्लास में, या किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाना, वहाँ पर एंगेज हो जाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल रिलेटेड बिहेवियर में, या ड्रग्स का मिसयूज़ करना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का सेल्फ इस्टीम बढ़ाना है, खुद पर जो एक ट्रस्ट और भरोसा होता है ना एक इंसान का, कि हाँ कुछ भी मुश्किल हो वो उससे बाहर निकल सकता है अपने तरीके से, इतना उसके पास एबिलिटी है, उस चीज़ से लड़ सकता है वो बिना किसी के सपोर्ट के, या किसी के सपोर्ट के साथ भी, बट मेन थिंग इज़ दैट उतना उसके ऊपर उसको इतना खुद के ऊपर भरोसा एंड कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो बिल्ड करना है। पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम, जो कि इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रेस के टाइम पर, या डिस्ट्रेस को फेस करने के लिए किसी भी बच्चे के लिए, और ढंग से वो उसको कोप कर पाए, टैकल कर पाए, उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ पाए, एडिकेटली उससे बाहर निकल के आ सके, और अपने माइंड का पॉजिटिव नॉर्मल स्टेट कर सके वापस, ठीक है। तो पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम किसी बच्चे में बिल्डअप करने के लिए कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं, यहाँ पे लिखी हुई है। पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस दो उसे, जिसकी वजह से उसके खुद को लेकर पॉजिटिव आइडेंटिटी एक बिल्ड हो, और उसका जो खुद में कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो। उस बच्चे को मोटिवेट करो, उसे बताओ कि हाँ भाई, जो दूसरा कर सकता है वो तो तू कर ही सकता है, एंड तू उससे ज़्यादा भी कर सकता है, जो तू चाहे वो तू कर सकता है, चाहे तो सब कुछ अपने कंट्रोल में भी कर सकता है, इंसान की पहुंच के बाहर कुछ नहीं है, एक बार कुछ ठान ले करने की तो वो कुछ भी कर लेगा, कोई नहीं रोक सकता फिर उसे, बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी इंसान, ठीक है। उसे बताओ, उसे समझाओ उसकी वैल्यू, इम्पोर्टेंस, वर्थ, जिससे कि उसकी खुद को लेकर नज़रिया, खुद को देखने का बदले, उसकी सोच खुद को लेकर बदले, उसका सेल्फ परसेप्शन पॉजिटिव हो, उसकी आइडेंटिटी पॉजिटिव बने, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एंड उसका वही खुद को लेके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाए, वो मोटिवेट हो जाए आगे कुछ भी करने के लिए, और वो कोशिश करता रहे, हार मानना ना सीखे किसी भी चीज़ से। मेन चीज़ जो होती है हमारी, उसे अपॉर्चुनिटीज़ दो जिससे कि वो अपना फिज़िकल, सोशल और वोकेशनल स्किल्स को डेवलप कर सके, और ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन ना इस्टेब्लिश करो उसके साथ, उसे बोलो, उसे बताओ कि हाँ ये जो बात है बस हम दोनों के बीच में हो रही है, कहीं यहाँ वहाँ बाहर नहीं होगी, और तुम मुझ पर ट्रस्ट करके, मुझ पर भरोसा करके, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, कहीं बात दूर कहीं बाहर नहीं फैलेगी, मुझ पर भरोसा करना सीखो। मतलब ऐसे हो कि हाँ वो तुम पे रिलाई कर सके, वो तुम पे भरोसा कर सके, उसे बाद में ये ना लगे कि उसने तुम्हें कुछ भी अपना दिक्कत बता के गलती कर दी है, या तुम भी मजाक बना के हंस रहे हो, नहीं, उसके साथ थोड़ा ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन बिल्ड करना सीखो। भरोसे वाली बात जो होती है ना, क्योंकि सामने वाला आता है ना अगर कभी किसी के पास अपना कुछ दुख लेके, तो वो सबसे पहले भरोसा करता है तुम्हारे ऊपर, तभी तुम्हें कुछ बता रहा है, अदरवाइज़ बताएगा नहीं कभी कुछ, समझ लेना इस बात को। स्टूडेंट्स के लिए ऐसे गोल्स सेट करो जो कि स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, जिन्हें वो अचीव कर सकें, जो कि रियलिस्टिक हों, असली में अचीव करने लायक हों उन बच्चों की
लिमिट तक हो जिन्हें वो अचीव कर सके और जिन्हें वो एक रेलेवेंट टाइम फ्रेम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पूरा कर सके। मतलब जो ये नहीं है कि चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, उन्हें मिल कुछ नहीं रहा, वो करते जा रहे हैं, उन्हें मिल कुछ नहीं रहा, या जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, पता नहीं कब तक होगा और उससे जो वो चाहता है वो कभी मिल भी पाएगा लाइफ में या नहीं। उसे सेल्फ एक्चुअलाइज बनाओ, वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक काम कर सके, अपना गोल भी अचीव कर ले उतने टाइम पीरियड में जितना कि टाइम पीरियड उसे वो अचीव करने में लगना चाहिए। वो रियलिस्टिक गोल हो, अचीव करने लायक हो, रियल लाइफ में असली में वो उसे प्राप्त कर सके, ऐसा कुछ गोल हो, मेजरेबल हो, उसे तुम मेजर कर सकते हो। हाँ, उससे कुछ उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे अचीव करने में कुछ उसे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं। मैं एक बार मैनिया का मतलब समझा देती हूँ और कॉन्टेम्पलेटिंग भी बता देती हूँ क्या होता है। हाँ सुनो, मेनिया का मतलब वैसे तुम्हारा एक एंथुजियाज्म या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है किसी भी चीज़ को करने से पहले, जो हर इंसान को होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का मैडनेस है, एक पागलपन है ऐसा, ओवर या बहुत ज़्यादा हाई एक्साइटेड वाला, जो कि वॉयलेंट भी हो सकता है और एक्साइटमेंट में भी बदल सकता है। हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। अनप्रिडिक्टेबल टाइप, बिकॉज डिसऑर्डर है इसलिए अनप्रिडिक्टेबल होगा। पीछे का कोई रीज़न भी नहीं पता और कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कब क्या हो जाए। कॉन्टेम्पलेटिंग तुम्हारा ये होता है कि किसी भी चीज़ को ना सोच समझ के करना, या सोचने समझने की ना एक क्षमता होना, कि हाँ तुम सोच समझ के अपने एक्शंस कर सकते हो या डिसीजंस ले सकते हो। मतलब टू नो थिंक केयरफुली, या टू डू थिंग्स, या टू डू समथिंग केयरफुली। जैसे कहते हैं एक चीज़ को करने के बारे, एक चीज़ को करने से पहले ट्वाइस या थ्राइस सोचना, और फिर सोच करके अपना उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के सोच समझ के करना, वैसे वैसे करके स्टेप्स एक्शंस लेना। देन वोकेशनल स्किल्स तुम्हारा होता है जो जॉब के लिए तुम्हें आगे तैयार करना है, कोई प्रोफेशन ढंग से सिखाना, उसी फील्ड में, उसी लाइन में जिसमें तुम जाना चाहते हो, वहीं पे तुम्हारा करियर बनवाना और उसी हिसाब से तुम्हें जॉब्स दिलवाना, प्रोफेशन वैसा काम सिखाना, वैसे करियर में आगे बढ़वाना, ठीक है। तो मैंने बता दिए जो मुश्किल वर्ड्स लगे मुझे यहाँ पर। बाकी और कुछ भी हो इस टॉपिक में से तो पूछ लेना। यहाँ पे बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यस। नेक्स्ट में स्किज़ोफ्रेनिया, जो मेरा फेवरेट है, वो देखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। फिर न्यूरो डेवलपमेंटल भी आएंगे और ओपोजिशनल कंडक्ट डिसऑर्डर भी करके एक आते हैं आगे, वो भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।